तो हेलो एवरीवन, आई होप सब बढ़िया होंगे। आई एम अलोक एंड आई वेलकम यू ऑल टू कर्म सखास हाई लेक्चर सीरीज फॉर CAPF एंड CDES एग्जाम्स। सो ये हमारी पॉलिटिक रिवीजन सीरीज की 5वीं क्लास है। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फाउंडेशन, राइट्स और ड्यूटीज़। इनको हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था। तो इस क्लास में जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है यूनियन एग्जीक्यूटिव, जो देश का सबसे बड़ा पावर सेंटर है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में मेंशन है। सो आज हम इसमें बात करेंगे उन 3 ऑफिसेस की जो पूरे देश की किस्मत तय करते हैं। पहला प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति। दूसरा वाइस प्रेसिडेंट, हमारे उपराष्ट्रपति। और तीसरा प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री। सो हम अक्सर सुनते हैं कि प्रेसिडेंट हमारे देश का सबसे बड़ा नागरिक, फर्स्ट सिटीजन होता है, राइट। लेकिन जो रियल डिसीजंस होते हैं वो PM लेते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो आज इस लेक्चर में हम इन तीनों ऑफिसर्स के पावर्स, इलेक्शंस और उनके आसपास के कानूनी बैलेंस को एकदम सिंपल लैंग्वेज में हमेशा के लिए दिमाग में फिट कर लेंगे। सो लेट्स डाइव इनटू द सेशन और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो है हमारा द यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो ये हमारा पार्ट 5 में आता है, पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। सो लास्ट क्लास में हमने देखा था DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो पार्ट 4 में आती थी। पार्ट 4 में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था फंडामेंटल ड्यूटीज़ और DPSP पढ़ लिया है। तो हमारा आर्टिकल हमने 51 तक अभी तक कवर किया है अपनी लास्ट क्लासेस में। तो अब हम इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में, जो स्टार्ट होता है आपका आर्टिकल 52 से और ये एंड होता है हमारा 78 तक। तो इसमें हम 3 हमारे मेन ऑफिसेस पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उनके साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो मैं आपको चलिए समझाता हूँ। सो जो हम पहला ऑफिस पढ़ने वाले हैं वो है हमारे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का। इनका मेंशन आर्टिकल 52 में है और इनको हम और क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं द और नॉमिनल हेड। तो ये इनका नाम दिया गया है हमारे प्रेसिडेंट को। फिर इसके बाद जो दूसरा ऑफिस हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे वाइस प्रेसिडेंट का। इनका मेंशन आर्टिकल 63 में है। और वाइस प्रेसिडेंट हमारे और क्या होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट हमारे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी होते हैं। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि अगर आप वाइस प्रेसिडेंट हैं तो आप अपने आप राज्यसभा के भी चेयरमैन बन जाएंगे। फिर जो तीसरा ऑफिस हम देखने वाले हैं वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर का। और साथ साथ हम इनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी देखेंगे। सो इनका मेंशन आपका आर्टिकल 74 और 75 में है। तो जैसे हमने देखा ऊपर कि प्रेसिडेंट को हम क्या बोलते हैं? डी फैक्टो, राइट। ये हमने भी ऊपर देखा। डी ज्योर या नॉमिनल हेड भी बोलते हैं हम अपने प्रेसिडेंट को। तो प्राइम मिनिस्टर को ऐसे ही हम, प्राइम मिनिस्टर जो हमारे होते हैं वो डी फैक्टो, इसका मतलब क्या होता है? रियल हेड। तो प्रेसिडेंट हमारे हो गए नॉमिनल हेड और प्राइम मिनिस्टर हमारे हो गए रियल हेड। तो चलिए अब अपने नॉमिनल हेड जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके बारे में पढ़ते हैं।
तो प्रेसिडेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे ये न्यूज़ में भी बना रहता है, तो इससे क्वेश्चंस भी लगातार पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल 52 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो कहता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये हमारा आर्टिकल 52 में मेंशन है। तो अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो हम देखेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या है एक प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस प्रेसिडेंट बनने के लिए? तो सबसे पहले उसको सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। फिर दूसरा, ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। फिर तीसरी क्वालिफिकेशन क्या है? ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो ये हमारा, तो ये तीन क्वालिफिकेशंस है जो किसी पर्सन की होनी चाहिए टू बिकम एज अ प्रेसिडेंट। फिर अगर आपको नॉमिनेशन फाइल करना है फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो इसमें आपको कुछ प्रोविजंस हैं जो आपको याद रखने हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति नॉमिनेशन फाइल करना चाहता है टू बी इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट, तो उसके पास he should have at least 50 electors as proposers and 50 electors as seconders, राइट। और इसमें एक चीज़ और है, उसको 15,000 का ₹15,000 उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा आरबीआई के पास। तो ये इसलिए लाया गया था टू डिस्करेज नॉन सीरियस कैंडिडेट्स। तो एक से टाइप का सिक्योरिटी डिपॉजिट है, और जो कैंडिडेट अगर खड़ा होता है और अगर उसको 1/6 ऑफ द जो वोट पड़े हैं वो नहीं मिलते हैं, तो ये मनी इसकी फॉरफिट कर दी जाती है। तो ये हमने देख लिया कि क्वालिफिकेशन क्या है, फिर हमने देखा नॉमिनेशन, फिर हम अगला जो देखेंगे कि ओथ। तो प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? अब भाई इतने बड़े हमारे ऑफिस है, प्रेसिडेंट हैं जो हमारे फर्स्ट सिटीजन है, तो उनको ओथ कौन दिलाता है? उनसे बड़ा कौन हो गया? तो ऐसा नहीं है, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो ओथ दिलाते हैं टू प्रेसिडेंट। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस खाली है या ऑब्सेंट है, तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अवेलेबल, राइट। तो जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो 5 ईयर्स के लिए ऑफिस होल्ड करते हैं, और वो अपना जो रेजिग्नेशन है, रेजिग्नेशन किसे देते हैं? रेजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट। और जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो री इलेक्शन के लिए भी एलिजिबल होते हैं उनके लिए। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो यूपीएससी स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ लेता है, तो आप इनको याद रखिएगा। तो अब एक यहाँ पर हम बहुत बड़ा ट्रैप पढ़ने वाले हैं जिसमें यूपीएससी कई बार हमसे क्वेश्चन पूछता है। तो ये है हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन का ट्रैप, कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट होता है जिसमें एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जो इनको इलेक्ट करता है। तो इसमें कौन कौन मेंबर्स होते हैं जो इनके इलेक्शन में शामिल होते हैं, वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो हु गिव्स वोट, ये ट्रैप है। आप यहाँ पर इसको ध्यान से समझिएगा पूरे फोकस के साथ, तभी आपको चीज़ समझ में आएगी। सो जो हमारे इलेक्टेड
इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, और कौन रहता है, और रहते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा प्लस इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो हमारे एमएलए होते हैं, और इलेक्टेड एमएलएस ऑफ यूनियन टेरिटरीज हैविंग लेजिस्लेचर, राइट। तो जिन यूनियन टेरिटरीज के पास लेजिस्लेचर है उनके इलेक्टेड एमएलएस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में शामिल होते हैं। अब वोट कौन नहीं देता है, हु डू नॉट वोट। तो जो हमारे नॉमिनेटेड मेंबर्स रहते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ, कह सकते हैं आप नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है हमारे एमपी और नॉमिनेटेड एमएलए, मतलब आपको देखना है यहाँ पर जो नॉमिनेटेड हैं वो वोट नहीं देते हैं और जो इलेक्टेड हैं वो वोट देते हैं। तो ये हो गया इलेक्शन का कि कैसे इलेक्शन होता है और कौन इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है। अब अगर प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो इम्पीचमेंट में यहाँ पर एक कानूनी ट्विस्ट आता है, देखिए। तो इम्पीचमेंट में जो आर्टिकल अंडर आर्टिकल 61 के अंडर आता है, तो इसमें यहाँ पर देखिए नॉमिनेटेड मेंबर्स ने इलेक्शन में वोट नहीं डाला, लेकिन इम्पीचमेंट में नॉमिनेटेड मेंबर्स को इंक्लूड कर लिया जाता है। नॉमिनेटेड एमपीज कैन वोट बट स्टेट एमएलएस कैन नॉट वोट। देखा आपने, यहाँ पर ट्विस्ट है और यहाँ पर इजीली आपको यूपीएससी ट्रैप में फंसा सकता है। तो आप यहाँ पर बहुत ही क्लियर माइंड से पढ़िएगा, कंफ्यूज मत होना आप। तो थोड़े हम इम्पीचमेंट को और डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसे प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए, तो हम अब पढ़ने वाले हैं इम्पीचमेंट को कि कैसे प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है। तो इसके लिए एक ही ग्राउंड है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ये ग्राउंड फुलफिल होता है तभी प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है। और ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक ताजुब की बात है कि ये कहीं डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। अब इम्पीचमेंट कैसे होता है ये देखते हैं। तो जो इम्पीचमेंट के चार्जेस हैं वो किसी भी हाउस में, इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इनिशिएट किए जा सकते हैं, लेकिन इनको 14 दिन का एडवांस नोटिस, 14 डेज एडवांस नोटिस, एटलीस्ट 14 डेज कह सकते हैं, एटलीस्ट 14 डेज एडवांस नोटिस टू प्रेसिडेंट, तभी आप इम्पीचमेंट कर सकते हैं। तो चार्जेस जो है ईदर हाउस में प्रेजेंट किए जाते हैं और ये जो चार्जेस है ये 1/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ हाउस के साइंड होने चाहिए, तभी ये चार्जेस बनते हैं। और जो इम्पीचमेंट होता है वो 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द
हाउस। तो जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है जो पास होता है वो 2/3 की मेजोरिटी से पास होता है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मैं एक बार आपको पीडीएफ से ही बता देता हूँ। ये देखिए, इलेक्शन वर्सेस इम्पीचमेंट का मैकेनिक्स क्या है। तो जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ये देखिए वोट कर सकते हैं। लेकिन जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है उसमें इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड होते हैं, और जो स्टेट एमएलए होते हैं वो उनका कोई रोल नहीं होता है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जो प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो देखते हैं। जो प्रेसिडेंट है वो हमारे, तो ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर फॉर्मली टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं वो इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट करे जाते हैं। और जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, यूनियन मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, अटॉर्नी जनरल, कैग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और स्टेट गवर्नर्स, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर वीटो पावर, इसको समझते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी वीटो पावर है। तो एब्सोल्यूट वीटो पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास है। एब्सोल्यूट वीटो मतलब क्या होता है कि प्रेसिडेंट के पास अगर कोई बिल आया है किसी हाउस से तो प्रेसिडेंट उसको विथहोल्ड कर सकते हैं। फिर सस्पेंसिव वीटो क्या होता है कि अगर प्रेसिडेंट ने कोई भी बिल रिकंसिडरेशन के लिए वापस हाउस में भेजा है और हाउस ने उसको दोबारा पास कर दिया है बाई सिंपल मेजोरिटी, तो प्रेसिडेंट को उसको एक्सेंट देना पड़ेगा। लेकिन ये चीज मनी बिल्स में अप्लाइड नहीं होती है। मनी बिल्स में प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजते हैं, या तो वो हाँ करते हैं या तो वो विथहोल्ड करते हैं। फिर नेक्स्ट है पॉकेट वीटो। अब पॉकेट वीटो में क्या होता है कि प्रेसिडेंट के पास बिल आया, प्रेसिडेंट उसमें ना तो हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं, बस जो बिल है उसको अपनी पॉकेट में लिए घूम रहे हैं, मतलब कोई एक्शन नहीं लिया है उनने। तो इसको कहते हैं हम पॉकेट वीटो। तो जो ज्ञानी जेल सिंह थे, इन्होंने इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल 1986 को ऐसे किया था कि उनको पास नहीं किया था, ना ही अप्रूव किया था। तो एक यहाँ पर एक आप चीज याद रखिएगा कि जो यूएसए है, तो हाँ जी, तो जो यूएसए है वहाँ पर ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट पॉकेट में मतलब कोई एक्शन नहीं लेगा। वहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम डिफाइंड है कि इतने टाइम पे प्रेसिडेंट को एक्शन लेना ही होगा। बट इंडिया केस में ऐसा नहीं है, तो इसलिए बोलते हैं कि इंडिया के प्रेसिडेंट का पॉकेट वीटो ज़्यादा बड़ा है। फिर ये भी ताव याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट बिल होते हैं वहाँ पर प्रेसिडेंट के पास कोई वीटो पावर नहीं होता है, वहाँ पर प्रेसिडेंट को एक्सेंट देना जरूरी होता है। और एक किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से किया गया था, ये 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 से ये चेंज किया गया था कि प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है उस पर एसेंट देना ही होगा। तो ये आप याद रखिएगा। फिर हम देखते हैं पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये आर्टिकल 72 में मेंशन है पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इसमें जो है प्रेसिडेंट के पास स्टेट गवर्नर से ज़्यादा स्कोप होता है। कैसे? जो प्रेसिडेंट है हमारे, वो एक डेथ सेंटेंस को भी पार्डन कर सकते हैं। तो डेथ सेंटेंस अगर किसी कोर्ट मार्शल में दिया है किसी पर्सन को ऐसे पनिशमेंट, तो प्रेसिडेंट हमारे उसको माफ कर सकते हैं या पार्डन कर सकते हैं। तो ये पार्डनिंग पावर होती है जो आर्टिकल 72 में मेंशन है हमारे प्रेसिडेंट की। फिर हम देखते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये आर्टिकल 123 में मेंशन है, 123 में मेंशन है। तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करते हैं व्हेन ईदर और बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन। तो जब हमारा पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है तो हमारे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास करते हैं जो एज अ लॉ बाद में पास होते हैं जब पार्लियामेंट इन सेशन आता है। तो जो मैक्सिमम लाइफ टाइम ऑफ एन ऑर्डिनेंस है वो 6 मंथ एंड 6 वीक हो सकता है। तो लोकसभा ज़्यादा से ज़्यादा आपने देखा है कि 6 महीने तक सस्पेंड रह सकती है, तो 6 महीने हो गया। फिर जो ऑर्डिनेंस की एक लाइफ होती है वो 6 हफ्ते की होती है। तो 6 महीने और 6 हफ्ते एक ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम लाइफ टाइम होती है। तो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, थोड़ा क्लियर रहेगा आपको।
जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट की, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये हमारे ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो प्रेसिडेंट जो है हमारे, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से ही कोई भी ऑर्डिनेंस पास करते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये एक लेजिस्लेटिव पावर है, क्योंकि ये एक लॉ बनता है आगे चल के, तो ये लेजिस्लेटिव पावर है प्रेसिडेंट की, लेजिस्लेटिव पावर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऐसे लेजिस्लेटिव पावर। तो ये अब चीज़ें याद रखिएगा, मैं आपको जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा, आपको डिट्टो सेम टॉपिक पे, सेम लाइन पे क्वेश्चन मिल जाएगा, और एक एक वर्ड चेंज करके यूपीएससी आपको फंसा देता है। फिर लेजिस्लेटिव पावर्स और भी हैं प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट हमारे पार्लियामेंट को समन और प्रोरोगेव कर सकते हैं। ये प्रेसिडेंट हमारे स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में समन करते हैं पार्लियामेंट को, और प्रेसिडेंट लोकसभा को भी डिसॉल्व कर सकते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। फिर प्रेसिडेंट और क्या लेजिस्लेटिव पावर है, प्रेसिडेंट कैन समन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो जॉइंट सिटिंग का मतलब क्या होता है कि जब दो हाउसों में किसी लॉ को लेके सहमति नहीं बन रही होती है, तो प्रेसिडेंट एक जॉइंट सिटिंग समन करते हैं, और इसको जो आप प्रिसाइड कौन करता है, प्रिसाइडेड ओवर बाय स्पीकर, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ये भी याद रखिएगा कि जॉइंट सिटिंग को कौन प्रिसाइड करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा हमारे प्रिसाइड करते हैं। फिर एक फाइनेंशियल पावर भी है जिसको आप बोल सकते हैं फाइनेंशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, जो मनी बिल होता है, मनी बिल इनकी प्रायर रिकमेंडेशन पे ही पार्लियामेंट में, या मनी बिल तो लोकसभा में ही पेश होता है, तो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली विथ हिज प्रायर रिकमेंडेशन। तो ये भी इनकी एक पावर है प्रेसिडेंट की। तो सारी पावर्स आपको याद रखनी है, प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर होती हैं। अब मैंने आपको पहले बता दिया है कि प्रेसिडेंट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको प्रेसिडेंट का टॉपिक समझ में आया होगा। मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई करी हैं कवर करने को, कुछ पीडीएफ में है, कुछ मैंने अलग से भी बताया है, तो आप ये सारी चीज़ें अपने उसमें नोट करके रखिएगा। तो ये यहाँ पर जो मैंने पहले बताया आपको कि प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न अ मनी बिल फॉर रिकन्सिडरेशन। तो मनी बिल को प्रेसिडेंट रिटर्न नहीं करते हैं, इसको या तो वो एसेंट देते हैं या तो विथहोल्ड करते हैं। और यूजुअली जो प्रेसिडेंट है वो इसको एसेंट देते हैं, क्योंकि मनी बिल उनकी प्रायर रिकमेंडेशन पे ही पेश किया जाता है। तो ये थोड़ा सा एक ट्रैप है, ये मैंने अलग से मेंशन कर दिया है ताकि आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ें। तो ये था हमारा पहला ऑफिस जो हमारा प्रेसिडेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और याद करिएगा। फिर दूसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट ऑफिस है वो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे उपराष्ट्रपति। तो आइए इनको भी देखते हैं कि इनकी क्या पावर्स हैं और क्या इनके प्रोविजंस हैं। तो हम जो दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा वाइस प्रेसिडेंट, राइट। तो ये आर्टिकल 63 टू 71 हम देखेंगे, वाइस प्रेसिडेंट। सो ये देश का दूसरा सबसे बड़ा ऑफिस है जिसे हमने यूएस के मॉडल से बोरो किया है। तो ये हमने कहाँ से लिया है, यूएसए के
मॉडल से बोरो किया है, तो आप ये भी याद रखिएगा। सो अब इनके पास देखिए दो रोल होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट के पास। एक तो ये तब काम आते हैं जब प्रेसिडेंट का पद खाली हो, या तो वैकेंसी हो किसी रेजिग्नेशन की वजह से या ड्यू टू डेथ ऑफ प्रेसिडेंट, तब ये प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं। लेकिन अब जब तक प्रेसिडेंट हैं तो फिर ये क्या करेंगे, तब तक ये रहते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये अब हम देखते हैं यहाँ पर इनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, कि अगर कोई पर्सन वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ना चाहता है तो वो क्वालिफिकेशन क्या है। पहले तो उसको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। फिर इसके बाद ही शुड बी 35 ईयर्स ऑफ एज। तो आपने देखा 35 ईयर्स ऑफ एज यहाँ पे, 35 ईयर्स ऑफ एज प्रेसिडेंट के लिए भी है। फिर ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी एज अ member of Rajya Sabha, to be elected as a member of राज्य सभा। तो ये इनकी क्वालिफिकेशंस हैं। और नॉमिनेशन में जैसे हमने प्रेसिडेंट का भी देखा कि उनको 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर चाहिए, तो इनको जो है 20 एज अ प्रपोजर्स और 20 ही आपके सेकेंडर्स चाहिए। और ये भी 15,000 का अमाउंट जो है आरबीआई को डिपॉजिट करते हैं। ये भी सेम, इसका सेम मकसद है कि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनको कम करने के लिए ये 15,000 का अमाउंट डिपॉजिट करवाया जाता है। फिर जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है इनको ओथ कौन दिलाता है, तो नो डाउट हमारे प्रेसिडेंट इनको ओथ दिलाते हैं। और ये रेजिग्नेशन भी अपना प्रेसिडेंट को ही देते हैं। ओथ और रेजिग्नेशन दोनों ये प्रेसिडेंट को देते हैं। ठीक है, तो अब हम इनके रिमूवल का भी पढ़ लेते हैं। तो ये ही कैन बी रिमूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन। अब ये रेजोल्यूशन जो है राज्यसभा में पास होगा बाय एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी, अब एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होता है, इसका मतलब होता है मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। तो राज्यसभा में जो है जो रेजोल्यूशन होना चाहिए वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास होना चाहिए और एग्रीड टू बाय लोकसभा। इनके केस में भी 14 दिन का एटलीस्ट 14 डेज एडवांस नोटिस इनके केस में भी इनको दिया जाता है। जैसे हम प्रेसिडेंट को देते हैं 14 दिन का एडवांस नोटिस, तो इनको भी 14 दिन का एडवांस नोटिस हम देते हैं इनके रिमूवल से पहले। अब देखिए कि एक यहाँ पर इंटरव्यू का सवाल बनता है, तो जो वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, पर क्या वो राज्यसभा के मेंबर होते हैं? आपको क्या लगता है? इसका जवाब है नहीं। जो वाइस प्रेसिडेंट हमारे होते हैं, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। मजा आया पढ़ के? ये थोड़ा सा शॉकिंग लगा। इसीलिए नॉर्मल वोटिंग में वोट नहीं दे सकते, क्योंकि वो नॉर प्रेस मेंबर होते ही नहीं है। तो ही कैनॉट वोट इन नॉर्मल वोटिंग, लेकिन अपना कास्टिंग वोट देते हैं। मतलब अगर टाई हो गया है हाउस में तो कास्टिंग वोट देते हैं। तो ये था हमारा प्रेसिडेंट के कुछ प्रोविजंस जो आपको याद रखने हैं। यहाँ पर भी देख लेते हैं हम कि ड्यूअल कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी है, मतलब एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी हैं, और जब वो एक्टिंग एज ए प्रेसिडेंट करते हैं तो कोई ड्यूटी परफॉर्म नहीं करते चेयरमैन की।
और ना ही वो चेयरमैन की सैलरी रिसीव करते हैं। फिर राज्यसभा क्राइटेरिया, like the president who must be qualified for the election to the Lok Sabha, president must be qualified for the election as a member of Rajya Sabha। तो जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं इनको लोकसभा के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इनको राज्यसभा के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। फिर प्रपोजल और सेकेंडर्स, जो मैंने अभी आपको बताया पीछे कि इनको 20 प्रपोजल्स और 20 सेकेंडर्स लगते हैं और 15,000 का डिपॉजिट लगता है। फिर ओथ और रेजिग्नेशन मैंने आपको बताया, प्रेसिडेंट को ही ओथ देते हैं और प्रेसिडेंट को ही रेजिग्नेशन अपना देते हैं। तो जो भी इलेक्शंस के डिस्प्यूट होते हैं ये सारे सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि, और इसका डिसीजन जो है फाइनल होता है। फिर रिमूवल और रेजोल्यूशन जो है इनका, कि जब इनका जो है अगर रिमूवल का रेजोल्यूशन एक्टिव है तो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है ही कैन नॉट प्रिसाइड ओवर द हाउस, तो वो उसमें पार्ट ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते हैं, मतलब कास्टिंग वोट भी नहीं डाल सकते हैं। एक तो उनके पास नॉर्मल वोट तो रहता नहीं है, कास्टिंग वोट रहता है जब वो टाई केस में डालते हैं। तो अगर उन पे रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा है हाउस में तो वो कोई वोट नहीं डाल सकते हैं, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर वैकेंसी विंडो, जो मैंने आपको बताया कि वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज ए मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ, मतलब अगर वाइस प्रेसिडेंट जो है मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए ही एज ए प्रेसिडेंट एक्ट कर सकते हैं, और तब तक एक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक ट्रैप अलर्ट है। तो जो एक्ट्स डन प्रायर टू इलेक्शन वॉइडेंस, मतलब अगर जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वो एज अ, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वो अगर इलेक्ट हो गए हैं, तो अगर उनको सुप्रीम कोर्ट ने उनके इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दिया, मतलब माना ही नहीं है उनके इलेक्शन को, तो जो उन्होंने एक्ट्स किए होंगे जब तक वो वॉइड नहीं डिक्लेयर हुए थे, तो वो है नॉट इनवैलिडेटेड, मतलब दे रिमेन वैलिड लीगली। आपने समझा कि अगर मान लीजिए कोई प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, वो इलेक्ट हो गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में पाया कि उनका जो इलेक्शन है वो वॉइड है, तो उनने तब तक जो भी एक्शंस लिए होंगे या जो भी लॉज बनाए होंगे या जो भी एक्शंस लिए होंगे, तो वो इनवैलिडेट नहीं होते हैं, वो वैसे ही एग्जिस्ट करते हैं। सो ये था हमारा वाइस प्रेसिडेंट का प्रोविजंस, और मैंने आपको यहाँ पर काफ़ी चीज़ें कवर करी हैं, तो आप इसको भी सारा ध्यान से पढ़िएगा। फिर जो नेक्स्ट हमारा तीसरा ऑफिस आता है वो है हमारा प्राइम मिनिस्टर का, जो हमारे देश के रियल इंजन है, और उनके साथ काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो आर्टिकल 74 में इनका मेंशन है, तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। हम्म, तो चलिए अब हम नेक्स्ट ऑफिस पढ़ने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे प्रधानमंत्री। तो ये हमारे देश की, इस ऑफिस में हमारे देश की असली ताकत बसती है। तो आर्टिकल जो 74 है, आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें बहुत ही साफ शब्दों में कहा गया है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। देखिए, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसके हेड होंगे हमारे कौन, प्राइम मिनिस्टर, जिसके हेड होंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर, और उनका काम होगा प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करना, मतलब उनको सलाह देना। और जो हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उसने क्या किया कि जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, उसको बाइंडिंग कर दिया। एडवाइस rendered by the council of minister to the president is binding by 42nd constitutional amendment act 1976। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो गाड़ी है वो हमारा देश है, तो हमारा देश एक गाड़ी है, देखिए, ठीक है, और जो प्रेसिडेंट है हमारे उस गाड़ी के मालिक हैं, लेकिन गाड़ी का ड्राइवर कौन है, गाड़ी का ड्राइवर है हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो मालिक जो है बैक सीट पर बैठे हैं, लेकिन गाड़ी किधर मुड़ेगी, कितनी स्पीड में चलेगी,
ये तो ड्राइवर ही तय करेगा ना। तो इसीलिए प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड दे जोर और प्राइम मिनिस्टर को रियल हेड कहा जाता है। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये डी फैक्टो या रियल हेड होते हैं हमारे देश के। ये सारी चीजें आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए अब हम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके भी कुछ और चीजें देख लेते हैं। तो उनको ओथ कौन दिलाता है? उनको ओथ हमारे प्रेसिडेंट ही दिलाते हैं, ठीक है। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसने कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं मेंशन किया है, नो स्पेसिफिक प्रोसीजर। जैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का था ना कि ही मस्ट बी सिटीजन, उनको 35 साल का होना चाहिए, उनको लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर होने की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है हमारे प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट का या सिलेक्शन का। ये बात आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो इनके ऑफिस का टर्म भी जो है, ऑफिस टर्म इज ऑल्सो नॉट फिक्स्ड। तो ये जो है एकदम ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब समझे आप कि ये गाड़ी तभी तक चलाएंगे जब तक हमारे प्रेसिडेंट साहब चाहेंगे। और ये हमारे लीडर होते हैं लोअर हाउस के। लोअर हाउस मतलब जो लोकसभा है, लीडर ऑफ लोअर हाउस होते हैं ये हमारे लोकसभा के। और ये कह सकते हैं आप प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है उसको भी पीएम ही प्रिसाइड करते हैं। तो पीएम प्रिसाइड्स ओवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग। अब आप एक सवाल बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, आप कमेंट में उसका आंसर करिएगा कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो लोकसभा के मेंबर हैं, वो बन सकते हैं, या राज्यसभा के मेंबर, या किसी भी हाउस के। आप इसका आंसर कमेंट में मुझको करके बताइएगा। मैं इस वीडियो के एंड में आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो मैंने आपको बताया कि वो प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकते हैं डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। ही कैन रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा टू प्रेसिडेंट। और एक चीज यहाँ पर देखिएगा, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं या उनकी डेथ हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखा आपने, जो प्राइम मिनिस्टर हमारे हेड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, तो अगर उनकी डेथ हो जाती है या वो रिजाइन कर देते हैं तो पूरी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। तो जैसे जब प्रेसिडेंट है इनको ओथ दिलाते हैं, तो इसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर है वो रिकमेंड करते हैं कि कौन कौन से मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होंगे, और फिर प्रेसिडेंट उनको भी ओथ दिलाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ही हमारे एलोकेट्स एंड reshuffles various portfolios to the ministers। अब एक पोर्टफोलियो शब्द आपने अगर याद हो आपको, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि ये 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आया था। याद है आपको? नहीं याद है तो आप पहली क्लास इस सीरीज की देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि इसको लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किया था और ये 1861 के एक्ट से फॉर्मली रिकग्नाइज किया गया था पोर्टफोलियो सिस्टम। तो आज हमारे जो
मंत्री मंत्री हैं ये, उस टाइम पे पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। तो एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो प्राइम मिनिस्टर की है। तो प्राइम मिनिस्टर हमारे जो हैं वो हेड करते हैं इन बॉडीज़ को। कौन कौन सी? नीति आयोग, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, फिर नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल और इंटर स्टेट काउंसिल। तो इन सब के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो हेड होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, यूपीएससी इसमें डायरेक्ट पूछता है कि प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, और ऑप्शन दे देगा ऐसे आपको, तो आपको याद रखना है। अब मैंने जो आपसे सवाल पूछा था कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो लोकसभा के हेड होते हैं, वो लोकसभा के मेंबर होते हैं, राज्यसभा के, तो वो किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है, ईदर हाउस। ठीक है, तो मतलब या तो राज्यसभा का मेंबर भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है और लोकसभा का मेंबर भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। लेकिन एक यहाँ पर मैं आपसे जबरदस्त बात बताने जा रहा हूँ। तो क्या कोई ऐसा इंसान देश का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है जो ना तो लोकसभा का मेंबर हो और ना ही राज्यसभा का मेंबर? अब बताइए, क्या लगता है आपको? जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है। तो कोई ऐसा पर्सन हु इज नॉट अ member of either house can become a प्राइम मिनिस्टर। जैसे मिस्टर इंडिया एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे, वैसे ही। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि उसे 6 महीने के अंदर किसी भी एक हाउस की मेंबरशिप हासिल करनी होगी। तो भाई वो 6 महीने तक ही मैक्सिमम बिना किसी मेंबरशिप के प्राइम मिनिस्टर बने रह सकते हैं। और अगर 6 महीने तक उन्हें कोई मेंबरशिप नहीं मिली तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मज़ा आया होगा, आई होप आपको सुन के। अगर मज़ा आया है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा इस वीडियो को, और अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं पढ़ना, तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। ये हमारी पॉलिटी की सीरीज़ बहुत तगड़ी होने वाली है, और हम पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बढ़िया से कवर करेंगे, सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। सो बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए आते हैं, मैं आपको थोड़ा यहाँ भी बता देता हूँ। ये देखिए मैंने सब आपको पढ़ा दिया है, बट एक बार यहाँ पर आपको रिविजन करा देता हूँ कि आर्टिकल 74 क्या बोलता है। देयर मस्ट बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद पीएम एट इट्स हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होंगे, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एडवाइस करेगी प्रेसिडेंट को। अब भाई द क्वेश्चन ऑफ वेदर एनी वॉट, जो एडवाइस है मिनिस्टर्स ने प्रेसिडेंट को दी है, इट कैन नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू बाय एनी कोर्ट। ये रहा ट्रैप यूपीएससी का, यहाँ पर यूपीएससी आपको फंसा देगा, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड क्या है हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ, कि मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तो मिनिस्टर्स ऑफिस होल्ड करेंगे। अब ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। समझे, जो लोकसभा को है उसी को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो एंटायर मिनिस्ट्री रिजाइन करती है। वो भी मिनिस्टर्स रिजाइन करते हैं जो राज्यसभा के मेंबर हैं। देखा आपने, मतलब अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो राज्यसभा के भी हैं उनको भी रिजाइन करना पड़ जाएगा। है ना मजा की बात, यही है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए एक चीज और देखते हैं, न्यूमेरिकल कैप, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज भाई, जो सॉरी टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, तो मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, ये भी तो जरूरी है जानना। तो भाई पीएम साहब को जोड़ के इट कैन नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। अब ये किस अमेंडमेंट से आया है ये भी तो याद करिए, यही तो जरूरी है। ये आया है हमारा 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 से। इससे क्या एक कैप लगा दी गई कि भाई 15% से ज़्यादा मेंबर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नहीं हो सकते हैं। सॉरी। अब थोड़ी ड्यूटीज भी देख लेते हैं।
हमारे प्रधानमंत्री साहब की। ये आर्टिकल 78 के अंदर मेंशन है कि वो प्राइमरी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इनको पिवट ऑफ द कैबिनेट भी कहा जाता है, क्योंकि अगर रेजिग्नेशन या डेथ हो गया हमारे प्राइम मिनिस्टर की तो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और ए वैकेंसी फ्रॉम एन आइसोलेटेड मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन कैन बी लेफ्ट ओपन और फिल्ड एट प्रिंस डिस्क्रिप्शन। मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है तो सबको बाहर निकाल फेंकेंगे, लेकिन अगर कोई एक मिनिस्टर रिजाइन करता है उसकी वैकेंसी खाली होती है तो वो दोबारा फिल करी जा सकती है। अब यहाँ पर ये लोन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी टेक्निकल टर्म है, तो मतलब इंडिया में कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सिस्टम नहीं है जो यूके में है। यूके में क्या होता है कि मतलब मिनिस्टर्स को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को काउंटर साइन करना होता है, बट इंडिया में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। जो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आता है उसको काउंटर साइन नहीं करना होता है। अब मैंने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर हमारे कौन कौन से पोर्टफोलियो को होल्ड करते हैं। तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर हैं तो आप इनके हेड या चेयरमैन भी हैं। कौन कौन सी बॉडी? नीति आयोग, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, एनडीएमए, इन सब के होते हैं। अब चलिए यहाँ पर थोड़ा सा कैबिनेट वर्सेस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देख लेते हैं। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये थोड़ा बड़ी बॉडी है, और जो कैबिनेट है वो हमारी स्मॉलर बॉडी है। तो कंपोजिशन इसका देखते हैं। ये 60 से 70 मिनिस्टर्स रहते हैं इसमें। कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर्स, लेकिन इसमें एक छोटी सी 15-20 मेंबर्स की बॉडी होती है जिसको हम कैबिनेट बोलते हैं। आर्टिकल 352 में मेंशन है। अब इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देखते हैं हम इन दोनों का। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये हमारे ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब इनको एक स्ट्रक्चरल डिटेल दिया गया है आर्टिकल 74 और 75 में। बट जो हमारा कैबिनेट है उसको नो स्पेस इन द ओरिजिनल टेक्स्ट, बट ये आर्टिकल 352 में मेंशन किया गया है बाई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब इनके फंक्शन क्या है कि ये it does not meet as a whole body to determine government business. Its functions are corrective but general. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के फंक्शन यही है कि प्रेसिडेंट को एडवाइस करना और लॉस को डिस्कस करना। बट जो कैबिनेट होती है ये सुप्रीम पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी होती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ये रेगुलरली मीट करती है टू डिस्कस एंड डिलिबरेट ऑन मेजर मैटर्स। अब ये जो मैंने आपसे सवाल भी पूछा था कि पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर, but he must get elected to either house with a continuous period of 6 months. Otherwise, they cease to be minister. पार्लियामेंट सेक्रेटरीज जो हैं वो नो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, उनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं होता है। सो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको चीज़ें बढ़िया से समझ में आई होंगी, मज़ा आया होगा पढ़ने में। अब मैं आपको एक टेबल फॉर्म में इन तीनों के बीच कंपैरिजन भी बता देता हूँ। तो जो हमारे प्रेसिडेंट है उनका यहाँ पर है, ये वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ये हमारे एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, और जो प्रेसिडेंट होते हैं डीजीओ या फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं। ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया। ये रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। इलेक्टोरल कॉलेज मैंने आपको बताया ही, इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं सिर्फ राज्यसभा, लोकसभा और स्टेट असेंबली और यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी। फिर इसमें वाइस प्रेसिडेंट में कौन कौन रहता है? इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, मतलब स्टेट्स का इसमें कोई रोल नहीं है। प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं? प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, तो जो पार्टी मेजोरिटी में होती है उसी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। रिमूवल प्रोसेस देख लेते हैं तीनों का। जो प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट होती है आर्टिकल 61 के अंडर आती है, और एक ही ग्राउंड मेंशन है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। तो प्रेसिडेंट जो है हमारे इम्पीच हो जाते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है, यहाँ पर आप रिविजन कर सकते हैं। फिर जो वाइस प्रेसिडेंट है इनको इफेक्टिव मेजोरिटी, मतलब मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स एंड एग्रीड बाय लोकसभा बाय सिंपल मेजोरिटी, इसको इफेक्टिव मेजोरिटी बोलते हैं। तो ऐसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट रिमूव होते हैं। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, इनके लिए कोई रेजोल्यूशन या मेजोरिटी नहीं चाहिए। इट ही कैन बी डिस्मिस्ड बाय द प्रेसिडेंट इफ दे लूज मेजोरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा बाय नो कॉन्फिडेंस मोशन। मतलब अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया और तो भाई प्राइम मिनिस्टर अपनी पावर लूज कर सकते हैं। मतलब मेजोरिटी सपोर्ट होना चाहिए उनके पास, अगर मेजोरिटी नहीं है तो उनकी गद्दी खाली। अब यहाँ पर यूपीएससी ट्रैप देख लेते तीनों में। तो इसमें इनके इलेक्शन पे ही है, नॉमिनेटेड मेंबर्स और स्टेट एमएलसी कंप्लीट फॉर्म इलेक्शन। इलेक्शन में जो हमारे नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं और स्टेट्स के एमएलसीज हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं। और इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स टू वोट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, जबकि स्टेट का कोई रोल नहीं होता है। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं ही कैन मेंबर ऑफ ईदर हाउस
ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा। तो हमारे एग्जाम्पल है इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह जी, जो हमारे थे, जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो राज्यसभा के मेंबर थे और वो प्राइम मिनिस्टर भी थे। सो ये है हमारा आज का सेशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा पढ़ने में और आपने इंजॉय किया होगा पढ़ना। सो आज हमने देखिए यूनियन एग्जीक्यूटिव के तीनों सबसे बढ़िया पिलर्स और जो बड़े पिलर्स हैं तीनों को पढ़ लिया। प्रेसिडेंट हम पढ़ लिए अच्छे से, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ लिए, प्राइम मिनिस्टर पढ़ लिए, और क्या पढ़ने को रह गया भाई? देश चलाने वाले लोग तो मिल गए, पर ये लोग कानून कहाँ बैठकर बनाते हैं, ये हम देखेंगे अपने अगले सेशन में, जो हमारा होने वाला है पार्लियामेंट। ये होने वाला है सबसे तगड़ा सेशन। तो इसमें हम हमारी संसद के बारे में पढ़ेंगे और संसद का दरवाजा खोलेंगे और देखेंगे कि कानून कैसे बनता है और वहाँ क्या क्या हल्ला होता है। देखा तो होगा आपने। तो ये हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर पढ़ा। पार्लियामेंट में हम अगला पढ़ेंगे। तो हाँ जी, तो अगली क्लास में हम पार्लियामेंट पढ़ने वाले हैं और बहुत जोर से हम उसके जो प्रोविजंस हैं वो देखेंगे और कैसे लॉ बनते हैं पार्लियामेंट के अंदर, हमारी संसद के अंदर क्या क्या होता है, कैसे रेजोल्यूशंस पास किए जाते हैं, ये सब हम देखेंगे। मज़ा आने वाला है नेक्स्ट सेशन में। तो पढ़ते रहिए, रॉक करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको इस सेशन में मज़ा आया तो एक लाइक करिए, कमेंट करके बताइए आपको सबसे ज़्यादा मज़ा क्या पढ़ने में आया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। और to test if you actually mastered this topic, you can take the premium mock test. I will provide the link in the description. You can download the mocks from there, and the PDF of this session can be downloaded from the link in the description or from the official website of Karm Sakha. तो चलिए मिलते हैं अगले मॉड्यूल पे, उसको भी ज़बरदस्त पढ़ेंगे और ऐसे ही साथ बने रहिए, मज़ा आएगा आपको भी। तो सी यू नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रॉक करते रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद।